विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य में आप सभी भैया बहनों का स्वागत। कक्षा नवमी विषय विज्ञान पाठ क्रमांक 5 जीवन की मौलिक इकाई भाग क्रमांक 6 में आज हम पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे एवं अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जीवन की शुरुआत कोशिका से होती है, इसलिए इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये जो झिल्लियाँ हैं ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पादपों की गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। कोशिका झिल्ली के बारे में बता रखा, जो अपन ने कोशिका झिल्ली वाले भाग में अपन ने अध्ययन किया था। पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में नहीं होती है, सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है झिल्ली के बाहर, जो सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया के अल्प प्रासरणीय दापी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकैरियोट कोशिकाएं जो होती है उसमें दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से उसको अलग करती है। ये कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करती है। ईआर अंतर्पदर जालिकाएं कोशिकीय परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करती है। ग्लाजी उपकरण जो होता है वह झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं का एक स्तंभ है। यह कोशिकाओं में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण एवं पैकिंग से संबंधित कार्य करता है। ग्लाजी उपकरण। अभ्यास प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है वो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना करनी है, यानी अंतर बताना है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते। इसी क्लोरोप्लास्ट के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है पादपों के अंदर और पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। पादपों में क्रोमोसोम नहीं पाए जाते, जबकि जंतुओं में क्रोमोसोम केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। पादपों में रसदानियां जो होती है वो बड़ी होती है, इसलिए जो केंद्र होता है वो मध्य में नहीं होकर और परिधि की ओर होता है। जंतु कोशिका में रसदानियां छोटी होती है, इसलिए केंद्र जो है वह मध्य में पाया जाता है। लाइसोसोम की संख्या बहुत ही कम या अनुपस्थित रहती है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में लाइसोसोम की संख्या अधिक रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर बताना है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की इस प्रकार से चार्ट बनाकर अपन अंतर लिख सकते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वह एक कोशिकीय है। यूकैरियोटिक होती है वो बहुकोशिकीय होती है। आकार में प्रोकैरियोटिक छोटी होती है, यूकैरियोटिक बड़ी होती है। केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है केंद्रकीय झिल्ली में अनुपस्थिति में अस्पष्ट होता है प्रोकैरियोटिक, केंद्र के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। इस यूकैरियोटिक में सुस्पष्ट झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम होता है, यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लेस्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्पद जालिकाएं, ग्लाजी उपकरण आदि अनुपस्थित रहते हैं। केंद्रक झिल्ली कोशिकाओं में कोई भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिकाओं का विभाजन द्विखंडन विधि द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में समसूत्रण द्वारा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु और नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं फंजाई यानी कवक, पादप तथा अन्य कोशिकाओं में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए
तो क्या होगा? यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिका अंगक लाइसोसोम जो होता है वह फट जाएंगे और उसमें उपस्थित जो एंजाइम है वह बाहर आ जाएंगे और कोशिका का ही पाचन कर जाएंगे और उस कोशिका को पचा जाएंगे, जिससे कोशिका का आकार है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, यदि ग्लाजी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लाजी उपकरण नहीं है, ग्लाजी कायन उपस्थित नहीं है, तो फिर क्या होगा? यदि ग्लाजी उपकरण न हो तो ईआर जो है अंतर्द्रव्य जालिकाएं में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में न जा पाएंगे। जिनका ईआर ने संश्लेषण किया उनका न तो कोशिका के अंदर जा पाएंगे न बाहर आ पाएंगे। ये काम ग्लाजी उपकरण का है, इसलिए ये काम प्रभावित होगा। यही लाइसोसोम को बनाने में सहायक है, जिससे कोशिका का अपशिष्ट निपटारा होता है। कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको निपटाने का काम लाइसोसोम का है, वह नहीं हो पाएगा। ग्लाजी उपकरण के बिना पदार्थों का संचयन और रूपांतरण भी नहीं होगा। ये काम सभी ग्लाजी उपकरण से होते हैं जो प्रभावित हो जाएंगे उसकी अनुपस्थिति कारण। प्रश्न क्रमांक 5, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली ग्रह है और क्यों? तो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह पावर हाउस कहलाता है, बिजली ग्रह कहलाता है। इससे कोशिका में भोजन पदार्थों के ऑक्सीकरण का स्थान माना जाता है। इसके श्वसन से पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसी कारण इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ऊर्जा ग्रह इसलिए कहते हैं कि ये ऊर्जा का हो, बिजली ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। प्रश्न क्रमांक 6, कोशिका झिल्ली को बनाने वाली लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जिसको RER बोलते हैं पर राइबोसोम लगे रहते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जिसको SER बोलते हैं वह लिपिड का संश्लेषण करती है। RER जो है वह प्रोटीन का संश्लेषण करती है, SER जो है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ये लिपिड का संश्लेषण करती है। प्रश्न क्रमांक 7, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो कोशिका झिल्ली में लचीलापन होता है जो अमीबा को बाह्य पर्यावरण से अपना भोज्य तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। जिस प्रक्रिया से अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, प्रक्रिया का नाम है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, एंडोसाइटोसिस क्रिया किस में होती है, किस प्रकार से होती है? प्रश्न क्रमांक 8, प्रासरण क्या है? जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर हो तो उसे प्रासरण कहते हैं। जल गति कर रहा है, किधर कर रहा है? उच्च से निम्न की ओर कर रहा है। किस में कर रहा है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको बोलेंगे प्रासरण। जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो तो उसको प्रासरण कहते हैं। गति जल के अणु कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं? उच्च से निम्न सांद्रता की ओर कर रहे हैं। तो ऐसी जो क्रिया होती है, जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे प्रासरण कहते हैं।